ओके जी, हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वेरिएंस का अंडर रूट है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डिविएशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम डिफरेंट वेरिएंसेस के साथ देखें, अगर हम सो डिस्ट्रीब्यूशन ए जो है वो हमारे पास ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 5% और 5% एंड पे है, दरमियान में 20% और जो बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू है वो 50% है। तो इसमें वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ए का था आपका पीक और फिर नीचे, सो डिस्ट्रीब्यूशन बी जो है वो आपकी स्पार्स थी, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंटली असाइंड थी। ठीक है, वो थी इसमें इसका स्पेस जो है वो फ्लैट होगा। तो ये हमने अभी एक डायग्राम में देखा था पिछली में कि मीन दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन इसका रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, ये डिफरेंसेस जो है वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। सब अगर आप अ, इन इन दोनों रिटर्न्स को देखें तो ये मीन सेंटर्ड ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला 50% जो है वो आपकी अ, जो एवरेज वैल्यूज़ हैं, यानी हर दूसरी वैल्यू जो है वो आपकी मीन पे लाई करती है। तो जो आपका एवरेज रिटर्न है वो आपको इजीली यहाँ पे अचीव हो जाए, यानी मीन के बहुत करीब कर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पे स्पार्सिटी आपको ज़्यादा मिलती है, तो मीन से ज़्यादा दूर जाने के चांसेस हैं एक्चुअल वैल्यूज़ के। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बी में रिस्क ज़्यादा है। फिर एक और रिस्क का मेजर है which is basically coefficient of variation. When expected values of outcomes differ substantially, ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हैं आउटकम्स की वो बहुत ज़्यादा स्पार्स्ड हों यानी स्पेस्ड हों, so manager should measure riskiness of a decision relative to its expected value। ठीक, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से जो है वो उसके रिस्क को मेजर करें, और उसे कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसका फॉर्मूला है आपका जो सिग्मा आया था, स्टैंडर्ड डिविएशन जो थी, उसको अगर आप अपने मीन से यानी रिलेटेड मीन से, जिसे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कह रहे हैं, डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाए। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिस्क है आपको, और ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना कम रिस्क है। सब तो जितने भी डिसीजंस लेते हैं रिस्क के अंडर, सो थिंग इज के नो सिंगल डिसीजन rule guarantees profits will actually be maximized। सो कोई भी डिसीजन रूल जो है वो ऐसा नहीं है जो ये आपको गारंटी कर सके कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, और कोई भी डिसीजन रूल ऐसा नहीं है जो रिस्क को टोटली एलिमिनेट कर दे। दे प्रोवाइड अ मेथड टू सिस्टमेटिकली इंक्लूड रिस्क इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ, आप रिस्क को जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनकलकेट ज़रूर करें। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी डिसीजंस करेंगे उसमें रिस्क के एलिमेंट को दरमियान में लाजमी आपने फिक्स इन करके रखना है, क्योंकि आप रिस्क के एलिमेंट को कंसिडर किए बगैर जो है वो डिसीजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डिसीजन जो है वो वायबल नहीं कर रहे। सो समरी ऑफ डिसीजन रूल्स अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू रूल क्या है? उसमें तो सिंपल सा रूल है कि जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हाईएस्ट हो आप उस डिसीजन को चूज़ करें। फर्स्ट करें आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, एक में आपको फर्स्ट करें एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 10%,
एक में आ रही है 15% और एक में आ रही है 20%। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू रूल क्या कहता है कि जिसमें हाईएस्ट रिटर्न है वो 20% है, आप इसको चूज़ कर लें, सिंपल सी बात। दूसरा है मीन वेरिएंस रूल। मीन वेरिएंस रूल क्या है? तो ये कहता है कि आपका रिटर्न हाईएस्ट हो और रिस्क लोएस्ट हो, ठीक। सो गिवन टू रिस्की डिसीजंस ए और बी जो है, उसमें आपने क्या करना है, इफ ए हैज़ हायर एक्सपेक्टेड आउटकम एंड लोअर वेरिएंस देन बी, बी से कम वेरिएंस है और एक्सपेक्टेड जो आउटकम है वो भी हाइयर है, तो आप चूज़ करेंगे डिसीजन ए को। और अगर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल वेरिएंसेस और उनके वेरिएंसेस ज़्यादा हैं और वो सेम है, या स्टैंडर्ड डिविएशंस की बात कर लें, तो फिर आपको हायर एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले डिसीजन को चूज़ करना ऑब्वियसली, जिसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। अब अगर दोनों के रिटर्न्स सेम है तो फिर आप लो रिस्क वाले जो ऑप्शन है उसको चूज़ करें। तो तीन एलिमेंट्स आ गए कि किसी का एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो हाई है और उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो लो है, तो आप उसे चूज़ करें। अगर दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है, यानी रिस्क सेम है दो डिसीजन में, ऑब्वियसली आप हाई रिटर्न वाले को चूज़ करेंगे। ठीक इसी तरह अगर आपके जो दो रिटर्न्स हैं, दोनों के रिटर्न्स हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू वो सेम है, तो ऑब्वियसली आप लो रिस्क वाले को प्रेफर करोगे। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रूल क्या है? स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जिसका, उसको आप चूज़ करें, ठीक। सो स्मॉलेस्ट से मुराद ये कि आपको रिस्क कम से कम लें। सो सिंपल सा रूल है, आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और आप अपना रिस्क मिनिमल चाहते हैं जो कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मैयर होगी। सो अगर आप वीकली प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशंस देखें एग्जांपल में, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 3500, सिग्मा है 1.025 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.29, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू इस ऑप्शन बी के लिए देखते हैं तो ये तीन हम ऑप्शन सेट्स क्या लेते हैं, अच्छा ये तीन ऑप्शन सेट्स डिफरेंट शहरों के हैं। सो ये अटलांटा, बॉस्टन और क्लीवलैंड, तीन शहरों के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, बस करें सेम कंपनी के। 3750 उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वन वन सॉरी 1545, अच्छा ये कॉमा है, मैं इसको डेसिमल पढ़ रहा था। सो 1025 सिग्मा ऑफ ए था, सिग्मा ऑफ बी आपका 1545 है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 0.41 है। और क्लीवलैंड में जो है वो आपकी एवरेज वैल्यू जो है वो 3500 है, सिग्मा सी जो है वो 2062 है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.59 है। अब यहाँ पे तीनों डिसीजन रूल्स को अगर आप देख लें, तो अगर आपको फैसला करना है हाईएस्ट यानी सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेसिस पे, सो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ पे है? वो है बॉस्टन में, हम चुप करके बॉस्टन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ई एफ एक्स हाइएस्ट जो है वो बॉस्टन में है। अटलांटा और क्लीवलैंड का 3500 है, वो सेम। तो अगर हमारे पास सामने कंपनी में रूल ये रखा हुआ है कि अच्छा जहाँ से रिटर्न ज़्यादा आएगा हम वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो आपको बॉस्टन में रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, आप चुप करके वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा दूसरा डिसीजन रूल ये था कि आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है और मीन है, दोनों को देखना है आपने, मीन वेरिएंस दोनों को देखना है। सो मीन हाईएस्ट किस में है? बॉस्टन में। रिस्क जो है वो आपका लोएस्ट होना चाहिए। सो मीन वेरिएंस रूल में हमने कहा था कि अगर आप हाईएस्ट मीन की बात कर रहे हैं तो आप रिस्क मिनिमम लोगे, ठीक। सो हाईएस्ट मीन आपका बॉस्टन में है तो रिस्क मिनिमम नहीं है, क्योंकि रिस्क मिनिमम है किसमें? अटलांटा में, ठीक। सो यहाँ पे
आप ये कह सकते हैं कि अच्छा मैं बॉस्टन में इस वजह से कर रहा हूँ कि उसका मीन हाई है, ठीक है, उसका रिस्क भी एवरेज है। देखें, अटलांटा और क्लीवलैंड के दरमियान में है बॉस्टन का रिटर्न जो रिस्क। सो 1025 लीस्ट रिस्क है अटलांटा का और हाईएस्ट रिस्क है क्लीवलैंड का 2062। सो बॉस्टन का जो है वो 1545। सो मैं स्टिल इस रूल पे भी अगर इसको बॉस्टन को चूज़ करता हूँ तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह उसने उसी ऑप्शन में ये भी हमें बताया था कि अगर दो के रिटर्न सेम हो तो आप किसको चूज़ करोगे, जिसका रिस्क कम है। तो आप फर्ज करें मुझे अटलांटा और क्लीवलैंड में से चूज़ करना था जिनके रिटर्न सेम है 3500 एवरेज रिटर्न्स। तो इसमें रिस्क लो होने की वजह से हाफ रिस्क है, तकरीबन हाफ से भी कम अटलांटा में। तो मैं अटलांटा को चूज़ करूँगा, मैं क्लीवलैंड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि इट्स टू रिस्की डिसीजन। ठीक। फिर सेकंड एलिमेंट था हमारे पास कि अगर जो स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस है वो सेम, तो यहाँ पे वेरिएंस किसी की भी सेम नहीं है तो हम उसकी बेस पे यहाँ पे डिसीजन कर ही नहीं सकते। तीसरा जो हमारे पास मेजर मेथड था वो था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो उसमें सिंपल सा रूल था कि जिसमें सबसे कम है वेरिएशन उसको चूज़ करें। तो सबसे कम वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहाँ पे है, वो है हमारा अटलांटा में। तो अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बेस पे डिसाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, अटलांटा को चूज़ करूँगा। अगर मुझे हाईएस्ट मीन की बेसिस पे चूज़ करना है तो मैं बॉस्टन को चूज़ करूँगा। ठीक है। अगर मुझे फ़र्ज़ करें हाई मीन और लो रिस्क देखना है तो उसमें कोई ख़ास डिसाइसिव सिचुएशन नहीं है। हाँ, मैं एवरेज रिस्क लेके, हाई मीन और एवरेज रिस्क लेके बॉस्टन को चूज़ कर सकता हूँ। ठीक। और ये आपकी एक 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 ऑप्टिमल जो है वो सिचुएशन सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट सिनारियोज में हो सकता है। तो आपको जो है वो ये डिफरेंट सिटीज़ में इन्वेस्ट करने से जो आपका इन्वेस्टमेंट रूल है वो बेहतर तौर पे गाइड कर लेगा। सो सवाल ये है कि विच रूल इज़ बेस्ट फॉर अ रिपीटेड डिसीजन विद आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटीज ईच टाइम। रिपीटेड डिसीजन है और प्रोबेबिलिटीज हर दफ़ा सेम है। एक्सपेक्टेड वैल्यू रूल इज़ मोर रिलायबल टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू रूल है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इसके लिए रिपीटेड डिसीजन के लिए शर्त दूसरी क्या थी कि प्रोबेबिलिटीज भी सेम है। ठीक। एवरेज रिटर्न ऑफ अ गिवन रिस्की कोर्स ऑफ एक्शन रिपीटेड मैनी टाइम्स अप्रोचेस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट एक्शन। सो आपका जो एवरेज रिटर्न है और बार बार रिपीट हुआ ऐसा एक्शन जो आपने बार बार रिपीट किया है तो उसका एवरेज रिटर्न भी एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब कर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी वाली एवरेज नहीं भी ली, इक्वल वेट वाली एवरेज ली है, यानी 1/n से आपने मल्टीप्लाई किया है सबको और बार बार आप यही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपको लॉन्गर रन में प्रोबेबिलिटीज वाला काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वन टाइम डिसीजन अंडर रिस्क अगर आपको करना हो, एक दफ़ा आपने डिसीजन करना हो और वो भी स्पेसिफिकली रिस्क में, ठीक, तो नो रेपिटेशंस टू एवरेज आउट अ बैड आउटकम। सो आपको रेपिटेशंस नहीं करनी है बार बार ये कहते हुए कि जो है वो मैं जो बुरा आउटकम है उसका एवरेज आउट कर लो। यानी अच्छा, आपने एक चीज़ 50 की खरीदी और आप 70 में जो है वो फंस कर बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो है वो 40 की बिकती है। ठीक। अब आप 40 पे बाई नहीं कर रहे, आप कहते हैं अच्छा ये 50 होगी तो फिर खरीदूंगा। तो आपने 50 पे खरीद ली कि अच्छा नहीं इस दफ़ा प्राइस ऊपर जाएगी। आपने एक्सपेक्ट किया 70, प्राइस आ गई फर्स्ट करें 45, वंस अगेन लॉस हो गया आपको। तो आप ये 40 पे क्यों नहीं बाय करते थे, या आप इस 45 पे क्यों नहीं बाय करते थे, या बार बार 50 का वेट क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है
जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो उसको ये कहती है कि अच्छा इस दफ़ा ट्राई करते हैं, शायद ऊपर चला जाए, मेरा जो पिछला लॉस था वो रिकवर हो जाए। तो आप इन प्राइसेस पे भी तो बाइंग कर सकते हैं। आप इन प्राइसेस पे बाई क्यों नहीं करते 40 पे या 45 पे? आप 50 का वेट क्यों करते? तो बेसिकली आपको ये इस तरह के जो एक्शंस हैं उनको रिपीट नहीं करना बार बार। इसमें जो बेसिकली जब रिस्क की बात करते हैं तो नो बेस्ट रूल टू फॉलो। कोई कोई एक रूल नहीं है आपके लिए जिसके लिए हम ये कहें कि आपने हमेशा यही फॉलो करना है। रूल्स शुड बी यूज्ड टू हेल्प एनालाइज एंड गाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अल्टीमेट डिसीजन ऑब्वियसली आपने खुद करना है। सो ये जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि वो साइंस तो है। साइंस क्यों है? जैसे अभी हम रूल की बात कर रहे थे, वो आर्ट भी है। ठीक, और आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली मैनेजमेंट। सो ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि आपके लिए प्रोसेस है तो वो साइंटिफिक मेथड है। अगर वो प्रोसेस नहीं है तो बहुत सारे डिसीजंस आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ठीक, वो इम्पल्सिव होते हैं। उसके लिए आपका पूरा थॉट प्रोसेस पीछे नहीं चल रहा होता, जिसकी वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारी चीज़ें आप अपनी इंस्टिंक्ट पे भी जो है वो कैरी आउट करते हैं। इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस हैं हमारे पास। सो ये आर्टिस्टिक एलिमेंट भी है, ना कि सिर्फ साइंस। ओके जी, यहाँ तक कोई क्यूरी? नो सर।